नमस्कार, स्वागत है आपका। वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र पर निशाना साधा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ग्लोबल टेंडर केंद्र को करनी चाहिए, इसलिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से बात की हमारे संवाददाता सौरभ ग्रस्ती ने। हाहाकार के बाद अब स्थितियां बहुत तेजी से सुधरने लगी हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोरोना के नए मामले आने कम होने लगे हैं। यही कारण है कि अब राज्य सरकार ने तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब माना जाए अब हालात कंट्रोल में आ गए? देखिए, जहाँ एक एक्टिव केस हमारे प्रदेश के 2,12,000 से ज़्यादा हो गए थे, आज वो घट के और 87,000 रह गए हैं। पॉजिटिव केसेस जो एक दिन में 18,300 आ रहे थे, वो घट के 3,800 के करीब रह गए। मृत्यु में भी कमी आ रही है। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन लगने के बाद राजस्थान में स्थितियां सुधरी है और हर दृष्टिकोण से इस पर नियंत्रण की स्थिति में हम आ रहे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं सर जिसमें आंकड़े जो है वो इकाई में आ गए हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आने वाले दिनों में कुछ राहत उन जिलों में मिल पाएगी? निश्चित रूप से ये 1 तारीख के बाद में रिव्यू करके क्या क्या छूट फेज मैनर में हम दे सकते हैं और छूट देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो संख्या कम हुई है, ये सख्ती करने की वजह से हुई है। जब हम बार बार राजस्थान के लोगों को अपील कर रहे हैं कि जो कोई प्रयास सरकार कर रही है वो आप ही के जीवन को बचाने के लिए कर रही है, तो फिर लोगों को मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए, बार बार हाथों को धोना चाहिए, अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलना चाहिए। और ये शादी समारोह जीवन रहेगा तो बाद में भी कर लेंगे। सामूहिक भोज, इनमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, ये संक्रमण को फैलाने के कारण है। तो मेहरबानी करके महामारी के इस दौर में जो राज्य सरकार द्वारा टाइम टू टाइम, चाहे विज्ञापन के माध्यम से चाहे अन्य किसी माध्यम से अपील की जाती है अनुशासन रखने की, उस अनुशासन को राज्य की जनता के दैनिक जीवन में अपना दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप ये कोविड प्रोटोकॉल की बात की आपने कि गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वैक्सीनेशन जब तक सभी को नहीं होगा तब तक मुश्किलें हमेशा के लिए खड़ी रहेंगी। लेकिन जिस प्रकार से ग्लोबल टेंडर की बात करें तो उसको लेकर भी लगातार मुश्किलें आप लोगों के सामने आ ही रही है। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार, ये जो दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट है चाहे भारत बायोटेक है, ये कितनी इनकी उत्पादन की क्षमता है, कितना ये उत्पादन कर रही हैं और उसमें से कितना ये एक्सपोर्ट कर रही है, कितना भारत सरकार को दे रही है और कितना राज्यों को देने के लिए है वैक्सीन इनके पास। क्योंकि भारत सरकार ने 45 से ऊपर एज ग्रुप के लोगों की वैक्सीन देने का तो खुद ने निश्चय किया है और जो 18 से 44 साल की एज ग्रुप के युवक हैं उनको वैक्सीन देने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी। तो जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की स्थिति क्या है। दूसरी बात, कीमत, एक राष्ट्र एक कीमत होनी चाहिए। जब 150 रुपये में भारत सरकार को वैक्सीन दी जा रही है, राज्य ये भार वहन करने के लिए की स्थिति में नहीं थे, तो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि 3,000 करोड़ हम खर्च कर देंगे। लेकिन ये एक देश में ये कैसे हो सकता है कि 150 रुपये में दोनों कंपनियां भारत सरकार को दे रही है और राज्यों को 300 और 400 रुपये में आप देंगे। फिर आपके पास पर्याप्त मात्रा में जब सप्लाई नहीं है, बेनिफिशियरी हमारे 3.25 करोड़ है, अगर उनको दोनों डोज दी जाए तो 6.5 करोड़ तो सिर्फ डोज का है। वेस्टेज मिला ले मान लो 6.75-7 करोड़ डोज चाहिए। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है तो भारत सरकार हमको ये पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन देगी या इन कंपनियों से दिलवाएगी, तभी तो टाइम बाउंड हम इस एज ग्रुप के लोगों को राजस्थान में वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो ये परिस्थिति में हमारे पास वैक्सीन आई नहीं। 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ रुपए एडवांस दिए, उन्होंने कुछ डोजेज भेजी, वो हमने लगा दी। भारत बायोटेक को हमने 12 करोड़ रुपए दिए, उनका भी इंतज़ार है, वो वैक्सीन आई नहीं है। तो जब वैक्सीन आज हमारे पास है नहीं तो हमको बंद करना पड़ेगा। जिस दिन वैक्सीन आएगी हम फिर चालू कर देंगे। लेकिन इस ढंग से कितने सालों में, कितने महीनों में ये वैक्सीनेशन का काम हो पाएगा? तो कवच अगर इस महामारी का है तो 2 ही है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर
या वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन की स्थिति बड़ी गंभीर है। जो 45 साल से ऊपर के लोगों को भारत सरकार ने लगाने का निश्चय किया है, उसमें भी हालत यही है। 2 करोड़ 9 लाख बेनिफिशरी हैं। 2 डोज अगर उनकी माने और वेस्टेज माने तो 4.5 करोड़ डोज चाहिए। हमको तो मिली अभी तक 1.5 करोड़ डोज है। 3 करोड़ डोज कई फर्स्ट, हालांकि वैक्सीनेशन में अभी भी पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन डोजेस तो मिलनी चाहिए वैक्सीन की। अभी उन्होंने कैपिंग कर दी कि हर 15 दिन के लिए हम वैक्सीन देंगे राज्यों को। तो मई के पहले पखवाड़े के लिए उन्होंने 17,34,850 वैक्सीन राजस्थान के लिए निर्धारित की। अब उसमें भी पूरी नहीं दी। हमारी 3,67,390 डोज वैक्सीन की अभी बाकी है पहले पखवाड़े की। ये दूसरा पखवाड़ा चल रहा है, इसमें उन्होंने एलोकेशन कम कर दिया, वो 16,48,450 कर दिया। उसमें से 8,73,450 डोज हमको अभी तक मिली नहीं, जबकि ये पखवाड़ा खत्म होने में 3-4 दिन बाकी है। तो जब इस ढंग से वैक्सीन मिलेगी तो कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को हम टाइम बाउंड वैक्सीनेट कर पाएंगे, ये सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार का। तो यानी ये माना जाए कि अब ग्लोबल टेंडर जो है वो केंद्र सरकार को ही करना चाहिए। देखिए, मजबूरी में राज्य सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने, जिसमें हमारी सरकार भी है, हमने ग्लोबल टेंडर किया। लेकिन ग्लोबल टेंडर वास्तव में अगर किसी को करना है, क्योंकि एम्बेसीज, विदेश मंत्रालय जो उनसे कनेक्शन रखते हैं, वो सब भारत सरकार के अधीन है। तो जब दूसरे देशों से कोई चीज़ प्रिक्योर की जा रही है तो देश से देश के बीच में कोई करार होगा तभी वो संभव होगा। राज्यों से सीधा देश कैसे करेगा? हमने मजबूरी में की, हमने सोचा शायद हमको वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन ये संभव लगता नहीं है। इसलिए हम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हम कोर्ट से दरख्वास्त करें कि वो भारत सरकार को डायरेक्शन दे। और भी राज्य गए हैं, सबकी यही मंशा कि भारत सरकार इसका ग्लोबल टेंडर करे और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का प्रिक्योरमेंट करे अन्य देशों से जहाँ मिल रही है। कोरोना पे मौतों पर राजनीति हो रही है, मुख्यमंत्री ने ऑडिट कराने का भी निर्णय लिया है। कोई मौत का आंकड़ा राजस्थान में छुपाने की परंपरा ही नहीं है। जो वास्तविक आंकड़े हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु हो रही है, चाहे शहरी क्षेत्रों में मृत्यु हो रही है, हम रेगुलर बेसिस पे मृत्यु का आंकड़ा सार्वजनिक करते हैं। सामान्य कारणों से मृत्यु होती है कोविड की इस महामारी के दौर में, उनको भी काउंट करके कोविड की डेथ बताया जाए, ये अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी को अगर मौतों पे आंकड़ों की बात करनी है तो गंगा के किनारे पर जो लाखों शव बालू रेत के अंदर मजबूरी में लोगों ने दबाए, वहाँ चले जाओ, वहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि मौतों पे सियासत करो। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं जहाँ पे गंगा बहती है, यमुना बहती है, आज वहाँ कोई अंतिम संस्कार करने की स्थिति नहीं है। और यहाँ राजस्थान में तो सहसम्मान सरकार ने तय किया है, मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि अंतिम संस्कार का खर्चा भी और सहसम्मान अंतिम संस्कार करने का बीड़ा भी राज्य सरकार ने उठाया। ये कहाँ मौतों पे राजनीति करने निकले? भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देखे, अपने राज्य जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ जो विभत्स हालत बन रही हुई है, भयावह हालत बनी हुई है, उसका कौन जिम्मेदार है? एक आखिरी सवाल सर, ये आप लोगों ने एंटीजन टेस्ट पूरे प्रदेश में कराने का निर्णय लिया था, आपने किट्स भी भिजवा दी, लेकिन एंटीजन टेस्ट जो है वो हो नहीं रहे ज़्यादातर जिलों में। देखिए, घर घर सर्वे करवा रही है चिकित्सा विभाग की टीमें इन दिनों में। किसी जिलों में एक बार का पूरा सर्वे हो गया, किसी में 2, किसी में 3। तो अब तक जितनी हमारी टीमें गई है उसमें जो लक्षण वाले मरीज हैं वो 12 से 14 लाख के करीब उन्होंने आइडेंटिफाई किए। RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता हमने विकसित की है। एक दिन में 1,45,000 टेस्ट हम कर सकते हैं। ये सबसे विश्वसनीय टेस्ट है और हम कर भी रहे हैं। 80,000 के करीब एवरेज टेस्ट कर रहे हैं। किसी दिन अगर शनिवार रविवार हो, कम होता है तो किसी दिन 99,000 भी किया हमने। कुल मिला के इतनी बड़ी ILI की संख्या को देखते हुए हमने ये तय किया कि हम एंटीजन टेस्ट भी करेंगे, RT-PCR भी करेंगे। तो एंटीजन टेस्ट का जल्दी रिजल्ट आ जाता है, हालांकि उसकी विश्वसनीयता उतनी नहीं है, तो इसलिए एंटीजन हमने अनुमत किया। अब ये गांव-गांव में जो टीमें जा रही है, ये इन ILI केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनमें कितने पॉजिटिव है, यही तरीका अपनाया हमने। सब जगह एंटीजन टेस्ट करेंगे, उसमें जो पॉजिटिव आ जाएंगे
या तो उनको आइसोलेट करने की बात होगी, या अगर गंभीर है तो अस्पताल में भर्ती करेंगे, और जिनका नेगेटिव आता है उसकी आरटीपीसीआर के सैंपल लेके उनकी आरटीपीसीआर की टेस्ट करेंगे। तो ये चिकित्सा मंत्री जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जो जवाब दिए हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हृदय रोग विभाग एवं कैंसर सेंटर ने 47 वर्षीय रोगी की जांघ से ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन प्रदान किया। डॉक्टर आशीष जखेटिया ने बताया कि जब रोगी को उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल लाया गया उस समय रोगी की दाहिनी जांघ में 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। उन्होंने बताया कि यह सर्जरी काफी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि रोगी के पैर की मुख्य नाड़ियां, फेमोरल आर्टरी और फेमोरल वेन करीब 8 से 10 सेंटीमीटर इसमें शामिल थी। ऐसी स्थिति में पैर को बचाने का काफी खतरा होता है और कई बार पूरा पैर ही काटना पड़ता है। पेशेंट की रिकवरी काफी अच्छी रही पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, और उसने टाइम पे रेडियोथेरेपी रिसीव की, कीमोथेरेपी रिसीव की, और अब पेशेंट नॉर्मल अपनी सारी एक्टिविटीज कर पा रहा है। सो जो ऐसे चैलेंजिंग केसेस होते हैं उसमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच ही की टू सक्सेस है, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट मिलके डिसीजन लें ताकि पेशेंट को हम बेस्ट आउटकम दे पाएं, और ये रूटीनली हम गीतांजलि कैंसर सेंटर में कर पा रहे हैं। और अब